नमस्कार दोस्तों, ई दृष्टि वीडियो प्रस्तुतिकरण में आपका स्वागत है। यहाँ विशुद्ध कॉम्पिटिटिव महत्व की घटनाओं पर केंद्रित नए नए वीडियो आपको प्राप्त होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि इनमें कोई कमी महसूस करते हैं या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अभिव्यक्त करें। करंट अफेयर्स की मासिक प्रस्तुति PDF प्रारूप में हमारी वेबसाइट edrishti.in से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस अंक में ई दृष्टि की विशेषज्ञ टीम इस सप्ताह की घटनाओं पर केंद्रित वीडियो प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित है। प्रश्न 18वां विश्व सड़क सम्मेलन 2017 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इटली। उत्तर सी भारत। संबंधित तथ्य 14-17 नवंबर 2017 के मध्य भारत में 18वें विश्व सड़क सम्मेलन 2017 वर्ल्ड रोड मीटिंग 2017 का आयोजन किया जाएगा। 25 अप्रैल 2017 को अंतर्राष्ट्रीय सड़क संघ इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ने इसकी घोषणा की। विश्व सड़क सम्मेलन सड़क अभियंताओं, सुरक्षा और परिवहन विशेषज्ञों और सड़क सुरक्षा उत्पादों का विनिर्माण करने वाली कंपनियों वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा मंच है। इसमें पूरे विश्व से 4000 से अधिक प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। इस वर्ष के संस्करण का मुख्य विषय थीम सुरक्षित सड़कें और स्मार्ट गतिशीलता, आर्थिक विकास के इंजन, सेफ रोड एंड स्मार्ट मोबिलिटी, द इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। ध्यातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय सड़क संघ एक गैर लाभकारी तथा गैर राजनीतिक संगठन है जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। इसका लक्ष्य विश्व भर में बेहतर सड़क और संचार व्यवस्था विकसित करना तथा राष्ट्रीय सड़क निवेश का अधिकतम आर्थिक सामाजिक लाभ उठाने में सहायक प्रमाणित होने वाली तकनीकी और प्रबंधन के प्रयोग में मदद। प्रश्न हाल ही में किसे वर्ष 2016 के 48वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए सलीम खान, ऑप्शन बी नितिन मुकेश, ऑप्शन सी प्रेम चोपड़ा, ऑप्शन डी काशीनाथुनी विश्वनाथ। उत्तर डी काशीनाथुनी विश्वनाथ। संबंधित तथ्य 24 अप्रैल 2017 को प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक एवं अभिनेता काशीनाथुनी विश्वनाथ को वर्ष 2016 के 48वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। एक निर्देशक के रूप में उन्होंने तमिल, तेलुगु और हिंदी सिनेमा के लिए वर्ष 1965 से 50 फिल्मों का निर्देशन किया। उनकी प्रसिद्ध हिंदी फिल्मों में सरगम, कामचोर, संजोग, जाग उठा इंसान, ईश्वर, सुरसंगम, शुभकामना, संगीत और धनवान शामिल हैं। फिल्म निर्माण में उनके योगदान के लिए भारत सरकार वर्ष 1992 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा वह 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 20 नंदी पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तथा 10 फिल्म फेयर पुरस्कार जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी शामिल है से सम्मानित हो चुके हैं। उनकी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म स्वेदी मुथयम 59वें ऑस्कर पुरस्कारों में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। उनका जन्म 19 फरवरी 1930 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। ध्यातव्य है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा की प्रगति और इसमें उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1959 से हुआ था। पहला पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को प्राप्त हुआ था। इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपये की नकद राशि और एक शाल प्रदान। प्रश्न अग्नि 3 के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है जिसका परास रेंज 3000 किलोमीटर से अधिक है। 2. यह एक द्विचरणीय प्रक्षेपास्त्र है और अपने साथ 1.5 टन वजनी युद्ध शीर्ष ले जाने में सक्षम है। 3. सशस्त्र सेनाओं में इसकी तैनाती हो चुकी है। 4. इसका सफल परीक्षण भारतीय थल नौसेना द्वारा किया गया। इन कथनों में से सही कथन है ऑप्शन ए केवल 1 तथा 2, ऑप्शन बी केवल 1, 2 तथा 4, ऑप्शन सी केवल 1, 2 तथा 3, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। उत्तर सी केवल 1, 2 तथा 3। संबंधित तथ्य 27 अप्रैल
2017 को नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-3 का उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफल प्रायोगिक परीक्षण किया गया। स्वदेश निर्मित इस मिसाइल को एकीकृत परीक्षण रेंज के प्रक्षेपण परिसर 4 सेकंड लॉन्च किया गया। अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण भारतीय थल सेना की सामरिक बल कमान SFC द्वारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के वैज्ञानिकों के तकनीकी पर्यवेक्षक के अधीन किया। यह सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसकी परास रेंज 3000 किलोमीटर से अधिक है। अग्नि-3 प्रक्षेपास्त्र द्विचरणीय ठोस प्रणोदक प्रणाली से लैस है। इसकी लंबाई 17 मीटर, व्यास 2 मीटर और वजन करीब 2200 किलोग्राम है। यह 1.5 टन वजनी युद्ध शीर्ष वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। उल्लेखनीय है कि सशस्त्र सेनाओं में इसकी तैनाती वर्ष 2011 में हो चुकी है। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व 16 अप्रैल 2015 को अग्नि-3 प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण। प्रश्न: हाल ही में साहित्य अकादमी ने किस भाषा में अनुवाद के लिए अनिरुद्धन वासुदेवन को वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की? ऑप्शन ए हिंदी भाषा, ऑप्शन बी मलयालम भाषा, ऑप्शन सी तमिल भाषा, ऑप्शन डी अंग्रेजी भाषा। उत्तर डी अंग्रेजी भाषा। संबंधित तथ्य: 18 अप्रैल 2017 को साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद के लिए अनिरुद्धन वासुदेवन को वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की। उनको यह पुरस्कार पेरुमल मुरुगन कृत तमिल उपन्यास माधोरुबागन के अंग्रेजी अनुवाद वन पार्ट वुमेन के लिए प्रदान किया जाएगा। इस पुस्तक का चयन 3 सदस्यीय निर्णायक मंडल प्रो के सच्चिदानंदन, डॉक्टर गीता हरिहरन तथा प्रोफेसर वेंकट चलपति की अनुशंसाओं के आधार पर दिया गया। संबद्ध भाषा में पुरस्कार उक्त वर्ष से तत्काल पहले के वर्ष के 5 वर्षों में अर्थात 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2014 के मध्य प्रकाशित पुस्तकों पर दिया गया। उक्त पुरस्कार विजेता तथा 23 भाषाओं में पुरस्कृत अन्य विजेताओं को यह पुरस्कार जून 2017 में आयोजित होने वाले विशेष समारोह में प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार के अंतर्गत उत्कीर्ण ताम्रफलक तथा 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। मलयालम भाषा में NK देसम को रवींद्रनाथ ठाकुर कृत गीतांजलि के अनुवाद के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाने की। प्रश्न: हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? ऑप्शन ए विजय कुमार, ऑप्शन बी आदित्य मिश्र, ऑप्शन सी दलजीत सिंह चौधरी, ऑप्शन डी सुलखान सिंह। उत्तर डी सुलखान सिंह। संबंधित तथ्य: 22 अप्रैल 2017 को वरिष्ठ IPS अधिकारी सुलखान सिंह ने उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इस पद पर उन्होंने जावेद अहमद का स्थान लिया। सुलखान सिंह वर्ष 1980 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं। इससे पूर्व वे पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण के पद पर कार्यरत थे। इसके अलावा वरिष्ठ IPS अधिकारी आदित्य मिश्र को अपर पुलिस महानिदेशक ADG कानून एवं व्यवस्था नियुक्त किया गया। इस पद पर वह दलजीत सिंह चौधरी का स्थान लेंगे। दलजीत सिंह चौधरी को अपर पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध शाखा के साथ साथ लॉजिस्टिक का अतिरिक्त प्रभार सौंप। प्रश्न: 25 अप्रैल 2017 को हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के कितने जिलों में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय किया गया? ऑप्शन ए सभी जिलों में, ऑप्शन बी 50 जिलों में, ऑप्शन सी 45 जिलों में, ऑप्शन डी 40 जिलों में। उत्तर सभी जिलों में। संबंधित तथ्य: 25 अप्रैल 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में नियत प्राथमिकताओं के तहत प्रत्येक जिले में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स स्थापित करने का निर्णय किया गया। इसके तहत भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा की गई सरकारी जमीनों को मुक्त कराया जाएगा तथा दोषियों को सजा दी जाएगी। इस कार्य हेतु 4 स्तरीय टास्क फोर्स मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर
मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मंडल स्तर पर, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर पर और उपी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील स्तर पर गठित होगी। लावारिस एवं निजी संपत्तियों पर अवैध कब्जेदारों की चिन्हित करने का कार्य पुलिस विभाग करेगा। शासकीय निजी भूमि भवनों पर हो रहे अवैध कब्जों की शिकायतों को प्राप्त करने हेतु वेब पोर्टल राजस्व परिषद स्तर पर बनाया जाएगा। इस पोर्टल के विकसित होने तक शिकायतें वर्तमान IGIS पोर्टल jansanvi.up.nic.in पर कर सकते हैं। यदि किसी भूमि पर किसी न्यायालय के आदेश द्वारा किसी भी प्रकार के आदेश, स्थगन आदेश की शरण लेकर अवैध कब्जा किया गया है, तो प्रश्नगतवाद को निस्तारित कराने हेतु संबंधित न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्येक स्तर पर कृत कार्यवाही की समीक्षा रिपोर्ट प्रत्येक माह राज्य स्तरीय टास्क फोर्स को विभिन्न स्तरों पर गठित। प्रश्न: हाल ही में किस राज्य की मंत्रिपरिषद द्वारा महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए कौशल्या योजना को मंजूरी प्रदान की गई? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड, उत्तर सी मध्य प्रदेश। संबंधित तथ्य: 18 अप्रैल 2017 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए कौशल्या योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के तहत 2 लाख महिलाओं को प्रतिवर्ष अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना के तहत परिधान, गृह सज्जा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, टूरिज्म आदि से संबंधित प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। योजना हेतु इस वित्तीय वर्ष में 254 करोड़ 78 लाख और आगामी वित्तीय वर्ष हेतु 274 करोड़ 30 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद द्वारा युवाओं के कौशल संवर्धन हेतु मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना के तहत 1,10,000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करने की मंजूरी प्रदान की गई। इस वर्ष योजना क्रियान्वयन हेतु 121 करोड़ 50 लाख रुपये और आगामी वित्तीय वर्ष हेतु 132 करोड़ 25 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इसी दिन मंत्रिपरिषद में कन्याओं को संचार तथा नकद एवं अन्य संव्यवहार मोबाइल एप्लीकेशन से करने की सुविधा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना में कन्याओं को अतिरिक्त रूप से स्मार्ट। प्रश्न: वर्ष 2016 का घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए संजीव गलांडे, ऑप्शन बी संजय मित्तल, ऑप्शन सी उमेश वासुदेव वाघमारे, ऑप्शन डी आलोक उपाध्याय, उत्तर सी उमेश वासुदेव वाघमारे। संबंधित तथ्य: 27 अप्रैल 2017 को के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान हेतु वर्ष 2016 का घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार प्रो उमेश वासुदेव वाघमारे को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। यह 26वां GD बिड़ला पुरस्कार है। प्रो वाघमारे बेंगलुरु स्थित जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च में सैद्धांतिक विज्ञान इकाई के प्रोफेसर हैं। भौतिकी के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। IIT मुंबई से BTech करने वाले प्रो वाघमारे ने येल विश्वविद्यालय अमेरिका से प्रायोगिक भौतिकी अप्लाइड फिजिक्स में PhD किया है। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भी अध्यापन किया है। ध्यातव्य है कि प्रो वाघमारे को वर्ष 2010 में भौतिक विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर तथा वर्ष 2015 में कंप्यूटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन पुरस्कार प्रदान किया गया था। उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत में कार्य कर रहे 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को उनकी पिछले 5 वर्षों की उपलब्धियों को मान्यता देने हेतु प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991 में की गई थी। इस पुरस्कार के तहत 2.5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। वर्ष 2015 के तहत 25वां GD बिड़ला पुरस्कार संजय मित्तल को
प्रश्न 18 अप्रैल 2017 को इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्केट कैपिटलाइजेशन (एमकैप) के संदर्भ में RIL किस कंपनी को पछाकर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी? ऑप्शन ए टाटा स्टील, ऑप्शन बी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, ऑप्शन सी विप्रो, ऑप्शन डी इन्फोसिस। उत्तर बी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। संबंधित तथ्य 18 अप्रैल 2017 को रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्केट कैपिटलाइजेशन (एमकैप) के संदर्भ में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। RIL ने टाटा समूह की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को पीछे किया। 17 अप्रैल को शेयर बाजार में व्यवसाय बंद होते समय रिलायंस का बाजार पूंजीकरण 4,60,51,880 पर पहुंच गया, जो कि TCS के 5,58,93,237 करोड़ बाजार पूंजीकरण से 15,848 करोड़ रुपये अधिक है। 4 वर्षों के पश्चात RIL ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। RIL वर्ष 2008 सेकेंड 2013 तक भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी थी। वर्ष 2017 में RIL ने बढ़िया प्रदर्शनी किया है तथा इस वर्ष 30% की बढ़त। प्रश्न 23-27 जून 2017 के मध्य द्वितीय ब्रिक्स फिल्म महोत्सव 2017 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। उत्तर चीन। संबंधित तथ्य 23-27 जून 2017 के मध्य द्वितीय ब्रिक्स फिल्म महोत्सव 2017 का आयोजन दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत के चेंगडू में आयोजित किया जाएगा। इस फिल्म महोत्सव में ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका की 30 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स फिल्म महोत्सव और फिल्म पुरस्कारों का प्रस्ताव किया था, जिसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सहशक्ति बढ़ाना तथा सद्भाव पैदा करना है। प्रश्न लखनऊ में आयोजित पंचायती राज्य सम्मेलन में पंचायत पुरस्कार के तहत किस राज्य को कैटेगरी ए में प्रथम पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी सिक्किम। उत्तर बी कर्नाटक। संबंधित तथ्य 24 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित पंचायती राज सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। सम्मेलन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में आयोजित हुआ। यह सम्मेलन केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। सम्मेलन का विषय थीम स्मार्ट गांव से बनेगा नया भारत था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पंचायती राज मंत्रालय की त्रैमासिक पत्रिका ग्रामोदय संकल्प का विमोचन और मोबाइल ऐप ग्रामोदय संकल्प का शुभारंभ किया। इसके अलावा पंचायती राज मंत्रालय के YouTube चैनल का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया। साथ ही साथ इस मंत्रालय के द्वारा इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप से ऑडियो विजुअल सामग्री के माध्यम से सोशल मीडिया में जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा सक्रिय पंचायत श्रृंखला के तहत 2 नई पुस्तकों ग्राम पंचायत में जल संसाधन और ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य विकास का विमोचन किया गया। पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, कर्मियों और PES प्रबंधन में रुचि लेने वाले अन्य इच्छुक लोगों के लिए पंचायती राज मंत्रालय के ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री ने किया। यह कोर्स राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद के सहयोग से संचालित होगा। इस अवसर पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग के पोर्टल पंचायत मित्र का शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल पर जिला पंचायत के समस्त कार्यों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में पंचायत पुरस्कार के तहत कैटेगरी ए में कर्नाटक को प्रथम, केरल को द्वितीय तथा पश्चिम बंगाल को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। बी कैटेगरी में सिक्किम को पुरस्कार मिला। इसके अलावा देश के 189 जिला विकासखंड तथा ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार तथा 20 पंचायतों को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार
प्रश्न, हाल ही में प्रथम भारत इंडोनेशिया ऊर्जा फोरम की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बाली, ऑप्शन सी जकार्ता, ऑप्शन डी बेंगलुरु, उत्तर सी जकार्ता। संबंधित तथ्य 20 अप्रैल 2017 को जकार्ता में प्रथम भारत इंडोनेशिया ऊर्जा फोरम की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में केंद्रीय विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा खान राज्य मंत्री पीयूष गोयल और इंडोनेशिया के ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्री इग्नासियस जोनान ने भागीदारी की। ऊर्जा फोरम की बैठक से पूर्व तेल और गैस संबंधी दूसरे संयुक्त कार्यदल, कोयला संबंधी चौथे संयुक्त कार्यदल और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी प्रथम संयुक्त कार्यदल की बैठकें आयोजित हुईं। ऊर्जा फोरम की बैठक के दौरान इन तीनों संयुक्त कार्यदलों की रिपोर्ट दोनों देशों के समकक्ष मंत्रियों के सम्मुख प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और इंडोनेशिया के ऊर्जा और खनिज मंत्रालय के बीच तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते के तहत आपसी लाभ हेतु एक सहकारी संस्थागत फ्रेमवर्क स्थापित किया जाएगा। ध्यातव्य है कि भारत इंडोनेशिया से कोयला आयात करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। भारत द्वारा वर्ष 2016 में इंडोनेशिया से 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का कोयला आयात किया गया। दोनों देशों के मध्य वर्ष 2015-2016 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 15.90 बिलियन अमेरिकी प्रश्न, हाल ही में भारत द्वारा बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति संग्राम योद्धाओं को पर्यटक वीजा देने का फैसला किया गया। इस वीजा की अवधि क्या है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष, उत्तर सी 5 वर्ष। संबंधित तथ्य 26 अप्रैल 2017 को भारत द्वारा बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति संग्राम योद्धाओं को पर्यटक वीजा देने का फैसला किया गया। इस वीजा की अवधि 5 वर्ष होगी। बांग्लादेश के मुक्ति योद्धाओं और भारत के विशेष संबंध को स्वीकार्यता देने हुए वीजा संबंधी यह प्रावधान किया गया है। वर्तमान समय में इस देश के 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 5 वर्ष की अवधि तक मान्य भारतीय वीजा प्रदान किया जाता है। ध्यातव्य है कि मुक्ति संग्राम योद्धाओं हेतु वीजा की यह सुविधा प्रधानमंत्री शेख हसीना की हाल ही में भारत यात्रा के दौरान की गई घोषणा के तहत शुरू की। प्रश्न, हाल ही में किस सेना ने ब्रह्मोस लैंड अटैक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन ए भारतीय थल सेना, ऑप्शन बी भारतीय नौसेना, ऑप्शन सी भारतीय तटरक्षक बल, ऑप्शन डी भारतीय वायुसेना, उत्तर बी भारतीय नौसेना। संबंधित तथ्य 21 अप्रैल 2017 को भारतीय नौसेना द्वारा ब्रह्मोस लैंड अटैक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस लैंड अटैक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का बंगाल की खाड़ी में सफल परीक्षण किया गया। इसके साथ ही भारतीय नौसेना विश्व की विशिष्ट नौसेनाओं में शामिल हो गई, जिनके पास समुद्र से जमीन पर स्थित लक्ष्यों को मारने की क्षमता है। इससे पूर्व केवल अमेरिका, रूस, चीन और ब्रिटेन के पास ही समुद्र से जमीन पर मार करने की क्षमता रही है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना को समुद्र से दुश्मन के इलाके में अंदर तक मार करने की क्षमता हासिल हो गई है। ब्रह्मोस मिसाइल का विकास भारत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और रूस के एनपीओ मशीन एस्ट्रोनिया कोष्टक एनपीओ मैशन एस्ट्रोयेनिया के संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा किया गया। इसके पोतेरोधी एंटीशिप संस्करण को पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। पोत से सतह पर मार करने वाले इस मिसाइल का परीक्षण भारतीय नौसेना के जहाज टेक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट से किया गया। ज्ञातव्य है कि 11 मार्च 2017 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नवीन संस्करण का एकीकृत परीक्षण रेंज इटर चांदीपुर से सफल परीक्षण किया गया था। इस नवीन संस्करण की मारक क्षमता 450 किमी है। यह मिसाइल 2.5 सेकंड 3.0 में मैक की गति से वार करने तथा अपने साथ 300 किलोग्राम
का युद्ध शीर्ष वरहेड ले जाने में सक्षम है। उल्लेखनीय है कि यह मिसाइल विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसे जमीन, हवा तथा युद्ध। प्रश्न: हाल ही में भारत और साइप्रस के कृषि मंत्रियों ने किस क्षेत्र में सहयोग हेतु पूर्व में हुए समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना पर वर्ष 2017-2018 हेतु हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए पर्यटन, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी सूचना एवं प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी कर अपचिह्न। उत्तर बी कृषि संबंधित तथ्य। 27 अप्रैल 2017 को भारत और साइप्रस के कृषि मंत्रियों ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु पूर्व में हुए समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना वर्ष 2017-2018 पर हस्ताक्षर किए। ये हस्ताक्षर नई दिल्ली में दोनों देशों के कृषि मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक के दौरान किया गया। इस समझौता पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह और साइप्रस के कृषि, ग्रामीण विकास तथा पर्यावरण मंत्री निकोस कॉयलिस ने हस्ताक्षर किया। इस कार्य योजना में सूचना का आदान प्रदान, दोनों देशों के विभिन्न संस्थानों में विशिष्ट क्षेत्रों में कार्यरत वैज्ञानिकों विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण, विचार विनिमय कार्यक्रम शामिल है। इसके अलावा इस कार्य योजना में जम प्लाज्मा एवं प्रौद्योगिकी आदान प्रदान तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने आदि हेतु संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के संचालन, संयुक्त कार्यशाला एवं सम्मेलन के आयोजन जैसे क्षेत्र भी शामिल किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार लक्ष्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय 2। प्रश्न: समुद्री मुंबई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा भारत का पहला समुद्री रोपवे अरब सागर में किस स्थल से किस स्थल को जोड़ने के लिए बनाया जाएगा है? ऑप्शन ए तारकली मुंबई, ऑप्शन बी सिकेरियम मुंबई, ऑप्शन सी एलिफेंटा द्वीप शिव मुंबई, ऑप्शन डी भिवंडी मुंबई। उत्तर सी एलिफेंटा द्वीप शिव मुंबई। संबंधित तथ्य: 25 अप्रैल 2017 को प्रकाशित आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार भारत का समुद्र के ऊपर पहला और सबसे लंबा रोपवे अरब सागर में प्रसिद्ध एलिफेंटा द्वीप के साथ मुंबई को जोड़ने के लिए बनाया जाएगा। इस रोपवे का निर्माण मुंबई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। इसकी लंबाई 8 किलोमीटर होगी। यह रोपवे मुंबई के पूर्वी तट शिवडी से शुरू होगा और रायगढ़ जिले की एलिफेंटा द्वीप में समाप्त होगा। इस रोपवे पर 20 लोगों के बैठने की क्षमता वाली केबल कार, जो कि यात्रा में लगभग 40 मिनट का समय लेगी, चलाई जाएंगी। इससे पर्यटकों को द्वीप तक जाने में सुविधा होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। एलिफेंटा द्वीप का क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर है। इसमें कई पुरातात्विक अवशेष हैं जो अपनी गुफा मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। यह द्वीप स्थानीय रूप से घारापुरी गुफाओं के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में इस द्वीप की आबादी लगभग 1200 है। चट्टानों को काटने से बने इस मशहूर मंदिर का साक्ष्य 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास। प्रश्न: हाल ही में भारत कितने मत प्राप्त कर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ECOSOC की सहायक इकाई कमेटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन CPC में 12 अंगीय सदस्यों के साथ चुना गया? ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 43, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 45। उत्तर डी 45। संबंधित तथ्य: 20 अप्रैल 2017 को भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक मामलों पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था की 2 सहायक इकाइयों का चुनाव जीता। भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ECOSOC की सहायक इकाई कार्यक्रम एवं समन्वय के लिए समिति CPC में 12 अंगीय सदस्यों के साथ चुना गया। भारत को एशियाई देशों के सर्वाधिक मत प्राप्त हुए। 50 में 49 सदस्यों ने भारत के पक्ष में मतदान किया। 12 अंगीय सदस्यों में ईरान, जापान, पाकिस्तान, बेलारूस, बल्गेरिया, मोल्दोव, ब्राजील, चिली, क्यूबा, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सम्मिलित हैं। इन सदस्य देशों का कार्यकाल 1 जनवरी 2018 से 3 वर्षों के लिए होगा। ध्यातव्य है कि CPC नियोजन, प्रोग्रामिंग और समन्वय के लिए एक और सामाजिक परिषद और महासभा की एक मुख्य इकाई है। इसके अलावा भारत
अन्य 19 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का भी सदस्य चयनित हुआ। 19 अन्य चुने गए सदस्य देश हैं बुर्किना फासो, कोट डिवोयर, टोगो, अल्जीरिया, अफगानिस्तान, इराक, किर्गिस्तान, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, रूस, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, क्यूबा आदि। इन सदस्य देशों का कार्यकाल जनवरी 2018 से प्रश्न 30 मार्च से 4 अप्रैल 2017 के मध्य मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर रहे। मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं ऑप्शन ए मोहम्मद अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन बी रोज़मा मंसूर, ऑप्शन सी मोहम्मद नजीब तुन अब्दुल रज़ाक, ऑप्शन डी मोहम्मद नशीद, उत्तर सी मोहम्मद नशीद, उत्तर सी मोहम्मद नजीब तुन अब्दुल रज़ाक। संबंधित तथ्य 30 मार्च से 4 अप्रैल 2017 के मध्य मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद नजीब तुन अब्दुल रज़ाक तथा उनकी पत्नी रोज़मा मंसूर भारत की यात्रा पर रहे। यह प्रधानमंत्री के रूप में भारत के लिए उनकी तीसरी यात्रा है। उल्लेखनीय है कि यह यात्रा इस वर्ष भारत और मलेशिया के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के संदर्भ में है। प्रधानमंत्री नजीब के प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त 10 कैबिनेट मंत्री शामिल थे। उनके साथ मलेशिया में शीर्ष कंपनियों और व्यापारियों सहित बड़े व्यापारिक कंपनियों का प्रतिनिधिमंडल भी था। 1 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री नजीब का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। बाद में उन्होंने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तथा उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से मुलाकात की। 1 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नजीब के मध्य नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता के बाद दोनों देशों के मध्य विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निम्नलिखित 7 समझौता ज्ञापन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। 1 दोनों देशों के मध्य वायु सेवा समझौता। 2 मलेशिया में यूरिया और अमोनिया विनिर्माण संयंत्र के प्रस्तावित विकास में सहयोग पर समझौता ज्ञापन और मलेशिया से भारत को अतिरिक्त अधिशेष यूरिया के निर्यात पर समझौता। 3 खेल के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन। 4 प्रशिक्षण में सहयोग के लिए मलेशिया ह्यूमन रिसोर्स फंड HRDF पिम्बनगुनन संबार मनुष्या बिरहाद PSMB और EDII के बीच समझौता ज्ञापन। 5 शैक्षिक योग्यता की पारस्परिक पहचान के लिए एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी भारत और मलेशिया क्वालिफिकेशन एजेंसी MQA मलेशिया के बीच समझौता ज्ञापन। 6 मलेशियाई पाम ऑयल बोर्ड MPOB और केमिकल टेक्नोलॉजी संस्थान ICT भारत के बीच समझौता ज्ञापन। 7 आंध्र प्रदेश में चौथी पीढ़ी के प्रौद्योगिकी पाक्य कार्यान्वयन पर MIGHT प्रौद्योगिकी मलेशिया और आंध्र प्रदेश आर्थिक विकास बोर्ड के बीच समझौता ज्ञापन। भारत एवं मलेशिया के बीच घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबंध हैं तथा नियमित स्तर पर शिखर स्तरीय बैठकें होती रहती हैं। भारत ने वर्ष 1957 में मलाया परिसंघ मलेशिया का पूर्ववर्ती राज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 नवंबर 2015 को मलेशिया का आधिकारिक दौरा किया था। मलेशिया में लगभग 2.9 मिलियन या उससे अधिक व्यक्ति भारतीय मूल के हैं। ये विश्व में तृतीय सबसे बड़ा भारतीय डायस। प्रश्न हाल ही में केंद्रीय शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री एम वेंकैया नायडू द्वारा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल पोर्टल और MYMSME मोबाइल ऐप का शुभारंभ राष्ट्रीय बोर्ड की किस बैठक के दौरान किया गया? ऑप्शन ए 12वीं, ऑप्शन बी 13वीं, ऑप्शन सी 14वीं, ऑप्शन डी 15वीं। उत्तर डी। संबंधित तथ्य 27 अप्रैल 2017 को केंद्रीय शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन सूचना एवं प्रसारण मंत्री एवं वेंकैया नायडू ने माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल MSEFC पोर्टल और MYMSME मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इसका शुभारंभ राष्ट्रीय बोर्ड की 15वीं बैठक के दौरान किया गया। यह पोर्टल http://msefc.msmery.gov.in SMED अधिनियम
2006 के विलंबित भुगतान के प्रावधानों को लागू करने में मदद करेगा। इसके अलावा यह विलंबित मामलों के निगरानी में भी सहायक करेगा। इसके अलावा यह विलंबित भुगतान के मामलों की निगरानी में भी सहायता करेगा। इस पोर्टल पर सूक्ष्म और लघु उद्यमी विलंबित भुगतान संबंधी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। एमएसएमई पर एमएसएमई मंत्रालय द्वारा लागू सभी योजनाओं के विषय में जानकारी। प्रश्न: हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM ने किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने हेतु मोबाइल आधारित ऐप किलकारी लॉन्च किया? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर सी हरियाणा। संबंधित तथ्य: 19 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने हरियाणा राज्य में गर्भवती महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने हेतु मोबाइल आधारित ऐप किलकारी लॉन्च किया। यह ऐप गर्भवती महिलाओं, माता पिता और स्वास्थ्य कर्मियों को पहले और प्रसवोत्तर देखभाल, संस्थागत प्रसव और प्रतिरक्षण के महत्व पर जागरूक करेगा। ध्यातव्य है कि 25 दिसंबर 2015 को यह स्वास्थ्य सेवा पहल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस पहल के तहत गर्भवती महिला और उसके परिवार को प्रश्न: 24 अप्रैल 2017 को देश भर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। यह दिवस किस संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 62वें संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 91वें संविधान संशोधन अधिनियम। उत्तर सी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम। संबंधित तथ्य: 24 अप्रैल 2017 को देश भर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। ज्ञातव्य है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरीय पंचायतों के माध्यम से संस्थागत स्वरूप प्रदान किया गया। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, अतः इसी दिन की वर्षगांठ के रूप में प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस वर्ष 2010 में मनाया गया था। गौरतलब है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अध्याय 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस दिवस के अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दिवस पर पंचायतों में सर्वोत्तम कार्यों और सुशासन पर लघु फिल्मों के साथ एक यूट्यूब चैनल। प्रश्न: हाल ही में निजी इक्विटी क्षेत्र की विशेषज्ञ रेणुका रामनाथ किस कंपनी के निदेशक मंडल की अध्यक्ष निर्वाचित हुई? ऑप्शन ए टाटा कम्युनिकेशंस, ऑप्शन बी टाटा मोटर्स, ऑप्शन सी विप्रो, ऑप्शन डी हीरो मोटो कंपनी ली। उत्तर टाटा कम्युनिकेशंस। संबंधित तथ्य: 26 अप्रैल 2017 को निजी इक्विटी क्षेत्र की विशेषज्ञ रेणुका रामनाथ टाटा कम्युनिकेशंस के निदेशक मंडल की अध्यक्ष निर्वाचित हुई। इस पद पर उन्होंने सुबोध भार्गव का स्थान लिया। वह दिसंबर 2014 से टाटा कम्युनिकेशंस की स्वतंत्र निदेशक हैं। प्रश्न: हाल ही में प्रसिद्ध अभिनेता एवं लोकसभा सदस्य विनोद खन्ना का निधन हो गया। वह किस राज्य से सांसद थे? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। उत्तर सी पंजाब। संबंधित तथ्य: 27 अप्रैल 2017 को प्रसिद्ध अभिनेता एवं लोकसभा सदस्य विनोद खन्ना का मुंबई में निधन हो गया। वह 70 वर्ष के थे। उनका जन्म 6 अक्टूबर 1946 को अविभाजित भारत के पेशावर, अब पाकिस्तान में हुआ था। एक सफल अभिनेता के साथ साथ वे एक राजनेता भी थे। वे पंजाब राज्य के गुरदासपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद थे। उन्होंने 140 सेकंड ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया था। वर्ष 1968 में मन का मीत फिल्म के साथ उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उन्हें मेरे अपने, मेरा गांव मेरा देश, अमर अकबर एंथनी, कुर्बानी, दयावान, इनकार, कच्चे धागे एवं जुर्म जैसे फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए विशेष तौर पर याद किया जाता है। अंतिम बार इन्होंने वर्ष 2015 में शाहरुख खान द्वारा अभिनीत फिल्म दिलवाले में अभिनय
किया था। उन्हें वर्ष 1999 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न 23 अप्रैल 2017 को संपूर्ण विश्व में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया। इस वर्ष किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया है? ऑप्शन ए इंचियोल, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोनाक्री, ऑप्शन डी शंघाई, उत्तर सी कोनाक्री। संबंधित तथ्य 23 अप्रैल 2017 को संपूर्ण विश्व में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पुस्तकों की शक्ति पहचानना है। इस वर्ष अफ्रीकी देश गिनी के शहर कोनाक्री को विश्व पुस्तक राजधानी वर्ल्ड बुक कैपिटल चुना गया है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 1995 में पेरिस में आयोजित यूनेस्को की सामान्य सभा में 23 अप्रैल को प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया था। 23 अप्रैल विश्व साहित्य में एक प्रतीकात्मक तिथि है, क्योंकि 23 अप्रैल 1616 को ही साहित्यकार विलियम शेक्सपियर सर्वांटीज और इनका गासिलासो डेला वेगा का निधन। प्रश्न 25 अप्रैल 2017 को संपूर्ण विश्व में विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। वर्ष 2017 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए भविष्य में निवेश करें, मलेरिया को हराएं, ऑप्शन बी अच्छे के लिए मलेरिया खत्म करें, ऑप्शन सी मलेरिया को हराएं, ऑप्शन डी मलेरिया को रोकें। उत्तर बी अच्छे के लिए मलेरिया खत्म करें। संबंधित तथ्य 25 अप्रैल 2017 को संपूर्ण विश्व में विश्व मलेरिया दिवस वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया गया। वर्ष 2017 में इस दिवस का मुख्य विषय थीम अच्छे के लिए मलेरिया खत्म करें, एंड मलेरिया फॉर गुड। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2016 के अनुसार वर्ष 2015 में विश्व भर में मलेरिया के 212 मिलियन नए मामले सामने आए, जिससे कुल 4,29,000 मौतें हुईं। इसके अनुसार प्रत्येक 2 मिनट में एक बच्चा मलेरिया से मरे। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 से 2015 के बीच विश्व भर में मलेरिया के जोखिम के नए मामलों की संख्या में 21% की कमी आई थी। इसी दौरान मलेरिया से होने वाली मौतों के वैश्विक आंकड़ों में भी 29% की गिरावट दर्ज की गई थी। विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 में संपूर्ण विश्व के कुल मामलों के 90% और कुल मौतों की 92% अफ्रीकी क्षेत्र में ही थी। ज्ञातव्य है कि मलेरिया का संक्रमण मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है, जो प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट को एक शरीर से दूसरे शरीर